everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And today we are going to discuss the chapter 4 of HLA Hart's book The Concept of Law. चैप्टर 4 का ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर 4 में सॉवरेन एंड सब्जेक्ट है. तो जैसा कि शुरू में हमने बात की थी कि हार्ट ने इस चैप्टर में ऑस्टिन की कमांड थ्योरी का जो मेन कैरेक्टर है सॉवरेन, उसको फोकस में रखा है और इसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है. तो हार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड पॉइंट है परसिस्टेंस ऑफ लॉ. तो फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यूटी ऑफ लॉ में हार्ट ने क्वेश्चन अराइज किया था कि वो रूल्स की कौन सी क्वालिटी है जिससे कि लॉ की कंटिन्यूटी इंश्योर की जा सके. एक लॉ मेकर से दूसरे लॉ मेकर तक कैसे लॉ की कंटिन्यूटी इंश्योर होती है, जिसमें हार्ट ने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी दैट ओबेइंग अ सॉवरेन हैबिचुअली कैन नॉट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लॉ. तो आपको याद होगा कि रेक्स का एग्जाम्पल दिया था हार्ट ने इसमें. और अब दूसरे पॉइंट परसिस्टेंस ऑफ लॉ के थ्रू हार्ट ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो प्रीवियस लॉज हैं, जो सालों पहले बनाए गए हैं, जो हमारे टाइम से भी बिलोंग नहीं करते, जिनके लॉ मेकर्स को ओबे करने की भी आदत हमारी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को नहीं है, वो हमारे ऊपर आज भी कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं. इन शॉर्ट, हार्ट क्वेश्चंस व्हाट इज़ दैट इंश्योर्स द परसिस्टेंसी ऑफ ओल्ड लॉज. तो इसके लिए हार्ट ने 1944 का एक केस आर वर्सेस डंकन को मेंशन किया है, जिसमें एक वुमेन को विचक्राफ्ट एक्ट 1735 के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूट किया गया था. तो यहाँ हार्ट कहते हैं कि कैसे एक 3 सेंचुरी पुराना एक्ट 1944 के केस में भी एप्लीकेबल है, जबकि जिस लेजिस्लेचर ने विचक्राफ्ट एक्ट 1735 बनाया होगा उसे तो आज के लोग हैबिचुअली ओबे करते ही नहीं हैं, क्योंकि ऑस्टिन कहते हैं कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग हैबिचुअली ओबे करना कंपलसरी है. तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं हार्ट ऑस्टिन की थ्योरी के जो हैबिचुअली ओबे करने वाला पॉइंट है उससे. तो हार्ट का कहना है कि जैसे कंटिन्यूटी ऑफ लॉ वाले सेक्शन में लॉ मेकिंग पावर को एक लॉ मेकर से दूसरे लॉ मेकर को ट्रांसफ़र करने के लिए राइट टू सक्सेशन का रूल बनाया जा सकता है, और इसी प्री डिसाइडेड रूल ऑफ सक्सेशन की वजह से इंडिविजुअल रेक्स 2 की कमांड्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह परसिस्टेंसी ऑफ लॉ के लिए भी रूल बनाया जा सकता है. जैसे कि एक रूल बनाया जाए कि जो भी लॉज रेक्स 1 ने बनाए वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन्स रेक्स 1 के रूल्स को तब तक फॉलो करेंगी जब तक कि रेक्स 2 उनको रिपील ना करे. तो ये रेक्स 1 के बनाए लॉज फॉरएवर एप्लीकेबल होंगे. ये अपने आप में ही एक रूल है और रेक्स 2 ही रेक्स 1 के बनाए लॉज को रिपील कर सकता है. तो ये भी अपने आप में ही एक रूल हो गया. और इसी तरह से मॉडर्न लीगल सिस्टम में भी जब कोई लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो वो लॉ आने वाले समय में जब तक एप्लीकेबल होता है जब तक कि वो नेक्स्ट लेजिस्लेचर के थ्रू इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली रिपील ना किया जाए. सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, रूल्स ना सिर्फ लॉज को फॉरवर्ड लुकिंग बनाते हैं बल्कि बैकवर्ड राइडिंग भी बनाते हैं, जिससे कि प्रीवियस लॉज को या ओल्ड लॉज को आज के टाइम में भी एप्लीकेबल किया जा सकता है. सो हियर हार्ट अगेन प्रूव्स दैट ओल्ड लॉज आर परसिस्टेंस नॉट बिकॉज ऑफ हैबिचुअल ओबीडियंस बट बिकॉज ऑफ द रूल्स. इन शॉर्ट, जो एडवांस में ये रूल बनाया जा सकता है कि एक लेजिस्लेचर कि लॉज तब तक फॉलो किए जाएं जब तक कि नेक्स्ट लेजिस्लेचर उसे रिपील ना कर दे. ठीक है, यहाँ तक ही था इसमें परसिस्टेंस ऑफ लॉ में. एक और सब पॉइंट है लीगल लिमिटेशन ऑन सॉवरेन. तो दिस पॉइंट हार्ट रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सोसाइटी इन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी. ऑस्टिन की कमांड थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिपेंडेंट सोसाइटी होने के लिए 2 फैक्टर्स होने ज़रूरी बताए हैं ऑस्टिन ने. पहला कि सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल सॉवरेन को हैबिचुअली ओबे करते हो, और दूसरा ये कि सॉवरेन खुद किसी सुपीरियर अथॉरिटी को ओबे नहीं करता हो. और अगर सॉवरेन किसी सुपीरियर अथॉरिटी को ओबे करता भी है या सॉवरेन बॉडी किसी सुपीरियर अथॉरिटी को ओबे करती है तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगी. इन ब्रीफ, इंडिपेंडेंट सोसाइटी होने के लिए ये ज़रूरी है कि
कि सॉवरेन लीगली अनलिमिटेड एंड इनलिमिटेबल हो। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरेन पर कोई लीगल लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि सॉवरेन कोई लॉ सोसाइटी में रिवोल्ट या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने के डर से पास ना कर सके या वो पास ना कर पाए, लेकिन ये फियर ऑफ रिवॉल्ट एंड प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल एंड मॉरल लिमिटेशन है, ये लीगल लिमिटेशन नहीं है सॉवरेन के ऊपर। तो यहाँ तक बात हुई जो ऑस्टिन ने कहा है, लेकिन हार्ट ऐसा नहीं मानते। अब हार्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ऑस्टिन के इस लीगल लिमिटेशन वाले पॉइंट पर। सो हार्ट का कहना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अनलिमिटेबल सॉवरेन की सिचुएशन कहीं है भी तो सिर्फ यूके की वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट है, क्योंकि इस पार्लियामेंट के पास कोई भी लॉ पास करने की पावर है। लेकिन जब भी कोई सॉवरेन बॉडी कोई एनेक्टमेंट बनाएगी तो उन एनेक्टमेंट को बनाने के लिए सर्टेन रूल्स फॉलो करेगी, और इन्हीं सर्टेन रूल्स को मैनर्ड इन्फॉर्म्ड रूल्स कहते हैं। सपोज मोनार्क रेक्स की सोसाइटी में रेक्स जो भी कहेगा वो लॉ थोड़ी ना बन सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रेक्स प्राइवेटली बोलेगा, और कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में ही दी जाएंगी, और जो कमांड्स ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रोनाउंस की जाएंगी सिर्फ उन्हीं को लॉ बनाया जा सकता है रेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर हार्ट का कहना है कि ये जो ऑफिशियल कैपेसिटी में कमांड्स देने का रूल है, ये रेक्स के ऊपर एक लीगल लिमिटेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ सॉवरेन भी रूल्स को ओबे करता है इस सिचुएशन में, तो ये भी एक लीगल लिमिटेशन क्रिएट करने वाला पॉइंट है। अब इसी तरह से ऑस्टिन ने कहा कि सॉवरेन के ऊपर कंटेंट ऑफ लॉज की कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है। वहीं हार्ट कहते हैं कि जिन लीगल सोसाइटीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ सॉवरेन बॉडी को रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी लॉ एनेक्ट करने से पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करना पड़ता है, और अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता तो कोर्ट उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानकर स्ट्रक डाउन कर देती है। इसके लिए हार्ट ने 5th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये भी लीगल लिमिटेशन है। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो ऐसी लीगल सोसाइटीज़ जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लाइंस ज़रूरी होती है लॉ बनाने के लिए, वहाँ सॉवरेन बॉडी की पावर लिमिटेड होती है, और सॉवरेन की लिमिटेड होते हुए भी इन लीगल सोसाइटीज़ को इंडिपेंडेंट लीगल सोसाइटीज़ कहते हैं, जैसे कि यूएसए का लीगल सिस्टम। नाउ इन द लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 4 हार्ट टॉक अबाउट sovereign behind the legislature. Now lastly, the question arises as to where the sovereign is located in real life. अब आ गए ना हम फर्स्ट वीडियो वाले शुरू के क्वेश्चन पे कि एक्चुअल में ये सॉवरेन रियल लाइफ में कहाँ लोकेटेड है। तो इसके लिए हार्ट ने कहा कि ऑस्टिन सॉवरेन को खुद ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और ऑस्टिन के व्यू से अगर हम बात करें तो ऑस्टिन कहते हैं कि लेजिस्लेचर सॉवरेन नहीं है। इनफैक्ट जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरेट्स हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली सॉवरेन कहा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टिन ये कहना चाहते हैं कि इलेक्टोरेट्स या वोटर्स ही अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वोट कास्ट करते हैं, तो इलेक्टोरेट्स ही सॉवरेन है, और पार्लियामेंट सॉवरेन इलेक्टोरेट्स की सिर्फ एक ट्रस्टी है। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन पार्लियामेंट कभी भी सॉवरेन नहीं हो सकती, बल्कि जो सोसाइटी के इलेक्टोरेट्स हैं वही सॉवरेन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्टोरेट्स पार्लियामेंट के थ्रू खुद को भी कमांड करता है, यानी कि जो हम वोटर्स हैं हम ही खुद को पार्लियामेंट के थ्रू कमांड करते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट को अपना एज अ ट्रस्टी चुनते हैं 5 साल के लिए, और पार्लियामेंट इलेक्टोरेट्स के बेनिफिट के लिए ही एज अ ट्रस्टी काम करती है। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, ऑस्टिन को इलेक्टोरेट्स की ऑफिशियल कैपेसिटी और प्राइवेट कैपेसिटी में भी डिफरेंस करना चाहिए था कि कब इलेक्टोरेट ऑफिशियल कैपेसिटी में सॉवरेन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और कब प्राइवेट कैपेसिटी में सॉवरेन कमांड्स को फॉलो करते हैं।
तो अब अगर हम ऑस्टिन के इस पूरे इलेक्टोरेट एज अ सॉवरेन की कंसेप्ट को समझें तो ये कंसीव होता है कि कहीं ना कहीं ऑस्टिन भी सर्टेन रूल्स की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। तो ऑस्टिन भी उन रूल्स को कहीं ना कहीं प्री सपोज कर रहे हैं जो इलेक्टोरेट्स या वोटर्स को सॉवरेन पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्वालिफाई करते हैं या प्राइवेट कैपेसिटी में लॉज को फॉलो करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे वोटर्स बन जाते हैं, राइट टू कास्ट वोट या राइट टू सफरेज, ये सारे जो हैं वो रूल्स हैं जो एक इलेक्टोरेट को एज अ सॉवरेन काम करने के लिए क्वालिफाई करते हैं और एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल काम करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट वो रूल्स ही हैं जो सॉवरेन को सॉवरेन बनाते हैं। और अगर सॉवरेन को ही सॉवरेन रूल्स बनाते हैं, रूल्स की वजह से ही वो सॉवरेन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉवरेन से भी पहले रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स दैट देयर आर रूल्स अबव द सॉवरेन हिमसेल्फ, जो सॉवरेन को भी कंप्लाई करने पड़ेंगे, ओबे करने पड़ेंगे सॉवरेन बनने के लिए। और अगर सॉवरेन बॉडी भी सर्टेन रूल्स को फॉलो करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉवरेन भी इलिमिटेबल नहीं है। एंड फाइनली हार्ट सेज दैट ऑस्टिन खुद ही अपनी कही हुई बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ ऑस्टिन कहते हैं कि सॉवरेन इलिमिटेबल है और सॉवरेन किसी को ओबे नहीं कर सकता, दूसरी तरफ ऑस्टिन कहते हैं इलेक्टोरेट्स को ऑस्टिन जो है सॉवरेन बताते हैं, जिससे इलेक्टोरेट्स बनने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली हार्ट सेज दैट ऑस्टिन्स थ्योरी इज बाउंड टू फेल टू टेल अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल सिस्टम। एंड फाइनली हार्ट का कहना है कि एक लीगल सिस्टम होने के लिए सॉवरेन नहीं बल्कि प्री डिसाइडेड रूल्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। टिल देन यू जस्ट स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।